नावल जाने इश्कम किस नंबर 48 रेटर अरेज शाह। लड़के किधर भाग रही हो? वो नया को तैयार होकर बाहर निकलते देखा, उसके रास्ते में हैल हो गया। भाग रहे होंगे मेरे दुश्मन, मैं क्या डरती हूँ आपसे? आपको देखकर भूख लग गई, मैं नीचे जा रही हूँ। भूख लगी है, मुझे नाश्ता करना है। मेरा रास्ता छोड़ें। वो उसके कंधे पर हाथ मारते उसे बाकायदा उसे धक्का दे रही थी। मैंने कब कहा मुझसे डर रही हो? खैर साथ में चले गए। इस तरह से मुंह उठाकर पहले ही दिन लड़की बाहर नहीं निकलती। कमरे से इतना तो पता नहीं है तुम्हें, और आई बड़ी दुल्हन बनकर बैठने वाली। शावर ने शनावर ने उसको समझाते हुए अपना माथा पीटा था और साथ ही साथ अपनी पिछली बेइज्जती का हिसाब बराबर भी किया था। आपने तो दूल्हा बनने में PhD कर रखी है, तो बताया मुझे इस तरह से नहीं निकलते चलें हटें और साथ चलें। इतना भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था कि आप मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। सीधा कहते ना कि नीचे अकेले जाने में डर लग रहा है, शर्म आ रही है, तुम साथ चलो ऐ में बस। वो उसे एहसान करने वाले अंदाज में साथ चलने को कह रही थी। शनावर का दिल चाह कि उसकी सारी अकल ठिकाने लगा, लेकिन ये लड़की पूरा का पूरा अजूबा थी। अगर वो उसे कुछ कहता तो वो न जाने बात को क्या से क्या बना रही थी। उसका सवाल मशरक होता था, वो जवाब मगरिब देती थी। वो उसकी सोचों तक नहीं पहुंच सकता था। मुझे नीचे अकेले जाने में बिल्कुल डर नहीं लगता मोहतरमा, सारे लोग नीचे मेरे अपने हैं। लेकिन नीचे जाते ही हम नाश्ते की टेबल पर नहीं बैठेंगे, हम घर पर नाश्ता नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। अब चलो नीचे। वो उसे पीछे आने का इशारा करते हुए कहने लगा। वो तो पता नहीं कितनी देर से अपनी भूख को कंट्रोल किए बैठी थी। उसकी बात पर अच्छी खासी गुस्सा हो गई। एक तो सुबह उठते ही उसे इतने ज़ोर की भूख लगती थी कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, और उसका ये नवीला शोहर अपने ही रूल्स बना रहा था। मुझे भूख लगी हुई मिस्टर शनावर शाह, और मैं नीचे जाकर नाश्ता करूँगी। अगर आपने अपनी नाक ऊंची रखनी है और नाश्ता नहीं करना तो फिक्र मत करें, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। वो अपने पेट के लिए अपने शोहर से नाता तोड़ चुकी थी। अरे बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? हम घर पर नाश्ता नहीं करेंगे का मतलब है कब बाहर जाएंगे? उसने गुस्से से अपना माथा पीटते हुए कहा था। अच्छा। उसने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर उसे देखते हुए बस यही एक लफ्ज़ अदा किया था, जैसे वो उससे किसी बड़ी बेवकूफ़ी की तवक्को कर रही थी। इस अच्छा का क्या मतलब है? उसने उसके अच्छा को अच्छा खासा लंबा खींचते हुए पूछा। अच्छा का मतलब अच्छा ही होता है, बुरा तो होने से रहा। समझ में नहीं आती इतनी ज़रा सी बात। ठीक है, हम दोनों नाश्ते जाकर ज़रावर भाई और जरशे के साथ करेंगे, लेकिन आपने मेरा इतना सारा वक्त ज़ाय कर दिया। सीधे से बात बता सकते? मुझे समझ में नहीं आता आप लफ्ज़ों को इतना ज़ाय क्यों करते हैं? छोटी सी बात होती है उसे इतना बड़ा बनाकर पेश करते हैं। अब हम चलें, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। आपकी शक्ल इतनी अच्छी है नहीं जिसे देखकर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी भूख भूल जाऊं। वो जल्दी से कमरे से निकलते हुए उससे बोल रही थी, जबकि शनावर मुंह खोले उसके साथ ही कमरे से बाहर निकल आया। समझ में नहीं आता ये छोटी सी लड़की इतनी सारी बातें कर रही थी और वो खामोशी से सुन रहा था, बल्कि बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन क्यों वो जानता तक नहीं था। वो कमरे से बाहर निकला तो वो अपना दुपट्टा ठीक से सर पर ओढ़ रही थी, साथ ही अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। किसी तरह का मेकअप उसने बिल्कुल भी नहीं किया था। बेशक वो पहले दिन की दूल्हा थी, लेकिन फिर भी बेहद सादगी से बाहर निकली थी और उसके चेहरे पर बला की खूबसूरती थी। चलो यार, बहुत प्यारी लग रही हो, शनावर ने चाह से उसके चेहरे को देखते हुए कहा था, जिस पर उसने उसे घूर कर देखा। आपसे पूछा किसने? वो उसे देखते हुए सवाल कर रही थी। शनावर स्टप्ड आ गया। नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी तारीफ कर देता हूँ। आखिर शादी के बाद इतना हक तो बनता है मेरा, जब चाहूँ तुम्हारी तारीफ कर सकूँ। मतलब उसे उसकी तारीफ करने के लिए भी अपनी बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है। ब्यूटी का कमाल है। उसने लफ्ज़ों को बेहद खींच कर अदा किए थे। शनावर ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका अपने मुंह में दबाया था। मतलब साफ था, कल वाली बात सीधा दिल पर जाके वजी थी। अब चलें कि सारा दिन यहीं रुकने का इरादा है? उसे यूं ही खड़ा देखकर उसने घबरा कर कहा था, जिस पर वो हाँ में सर हिलाता उसके पीछे पीछे ही सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो दोनों एक साथ नीचे उतरते प्यारे लग रहे थे कि जो भी उन्हें देख रहा था उसके मुंह से माशाल्लाह फिसल रहा था। शनावर शानदार पर्सनालिटी का मालिक था, लेकिन अनाया वो वह लड़की थी जो उसके साथ सबसे ज़्यादा जचती थी। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर बैठी थी, जबकि उसका इतना खुशगवार अंदाज सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। ये भी आज पहली बार हुआ था कि वो अपने कमरे से खुशी खुशी निकली थी, वरना सबको तो ये लगता था कि उसे ज़बरदस्ती कमरे से निकाला जाता है। वालेकुम सलाम। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा था, जबकि बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। आज अनाया नहीं है टेबल पर। उसने अनाया का जिक्र जानबूझकर किया था, जबकि मुकर्रम सामने ही प्लेट में खाना निकाल रहा था। नहीं, वो अभी तक बाहर नहीं निकली, आती ही होगी थोड़ी देर में, दादा जान ने जवाब दिया।
रस्म होती है ना दुल्हन के लिए नाश्ता लेकर जाने की, क्या ज़रावर भाई के लिए नाश्ता लेकर जाएंगे? उसने बाबा की तरफ देखते हुए पूछा था। सॉरी, आप मुकर्रश के बाबा हैं तो मेरे भी बाबा हुए ना। वो अपनी बात की दुरुस्ती करने लगे तो वो मुस्कुरा दिए। तो आप मुझे बाबा कहो, अंकल कहो या बेशक ताया अब्बू कह दो, जो तुम्हें बेहतर लगे। वो अब तक उसके इतने खुशगवार अंदाज पर हैरान थे। वो पहली बार उस तरह खुलकर उनसे बात कर रही थी। बाबा ठीक रह गया क्या? उसने दादा जान की तरफ इज्जत तलब नजरों से देखते हुए कहा था, जिस पर उन्होंने फौरन हाँ में सर हिलाया। बताएं बाबा के हम नाश्ता लेकर जाएंगे? वो अपनी पुरानी बात पर वापस आई थी। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ज़रावर को खुद से अलग किया है, उसे ला ताल्लुक़ किया है। 4 साल तक हम उससे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, जब तक उसे सज़ा मुकम्मल नहीं हो जाती। जवाब दादा जान ने दिया था। ओह अच्छा, मैं भूल गई थी, सॉरी, कोई बात नहीं, हम 4 साल बाद नाश्ता ले जाएंगे। वैसे 4 साल में दोनों को 4-5 बच्चे हो जाएंगे, उसने हंसते हुए कहा, जिस पर खाना खाने में मसरूफ़ मुकर्रम ने पहली बार उसे देखा था। उसकी ज़ुबान भी खुली रहती थी, बिल्कुल अनाया की तरह। ये बात आपसे आज पता चली थी। 4-5 नहीं भाभी जान, लेकिन 1-2 ज़रूर हो जाएंगे। नाश्ता तैयार है। अचानक आते शनावर ने उसको जवाब देते हुए मुलाजमा की तरफ देखा था, जो अभी भी घर से निकली थी। जी जी शाह जी, खाना तो मैंने तैयार कर दी, लेकिन दादा जान कह रहे थे। दादा जान आप क्या कह रहे थे? कल से जो कुछ कह चुके हैं वो कम है क्या? उसने मुलाजिम को घूर कर देखा था, जबकि दादा जान तो अपने पर होने वाले इस कमेंट पर सुलग उठे। क्या मतलब है तुम्हारा बदतमीज? अब क्या कह दिया है हमने? वो उसे घूरते हुए सख्त लहजे में गोया हुए। कुछ रह तो गया नहीं है आपके कहने के लिए, और आपने जो कुछ कहा है वो दोहराकर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं ज़रावर और शशि के लिए नाश्ता लेकर जा रहा हूँ। पहले दिन की दुल्हन है वो, ज़रावर कभी भी किचन में जाने नहीं देगा। चलो अनाया, वो नाश्ता वही करेंगे। उसने बड़े ही हक से अनाया का हाथ थामते हुए बाहर की राह ली थी। तुम हमारी इजाज़त के बिना इस तरह से उसके लिए नाश्ता लेकर नहीं जा सकते। हमने उसे ला तल्लु किया, हम उनसे खफा हैं। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इस घर का कोई फ़र्द उसे मिलने नहीं जा सकता। दादा जान उठकर खड़े हो गए थे। उनके लहजे में गुस्सा साफ ज़ाहिर था। लगता था अब वो उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। खफा आप हैं दादा जान, मैं ये अनाया नहीं, और न ही इस घर में कोई और उससे नाराज़ है। सिर्फ आप नहीं, आपने इर्द गिर्द ही असूलों की दीवार कायम कर रखी है, वरना उसके यहाँ रहने पर किसी को भी कोई मसला नहीं था। जो सज़ा मुकर्रम को मिली थी, आपने उससे पूछा कि वो सज़ा वो किसी और के लिए चाहता है? वो जानता है उसने 4 साल घर से दूर किस तरह से ज़िंदगी काटी है, तो कभी भी अपने भाई के लिए वो दिन वापस नहीं लाना चाहेगा जो अपनी ज़िंदगी में देख चुका है। जहाँ तक बात ताया जान की, तो उन्होंने बस यही कहा था कि ज़रावर को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 साल के लिए उसे खुद से दूर कर दिया जाए। वो समझ सकते हैं कि वो हम सब के बगैर नहीं रह सकता। वो पढ़ाई तक के लिए अपने घर से दूर नहीं गया था। आपने उसे 4 साल के लिए खुद से दूर कर दिया। वो सबके बिना नहीं रह सकता दादा जान। इस छोटी सी बात को आपने मसला बना दिया। वो लड़की जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, वो खुद अपने शोहर का साथ निभाने उसके साथ जा चुकी है, उसे माफ़ करके। लेकिन आपने उसे माफ़ नहीं किया कि कहीं लोग आप पर नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम ना लगा दें। इस घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मसला सिर्फ़ और सिर्फ आपको है, और किसी को यहाँ कोई मसला नहीं है। दादा जान को गुस्से में देखकर वो भी अपने आप से बाहर हो गया था। उसकी ज़बान में जो कुछ आया वो बोलता चला गया, जबकि दादा जान बस अब देख कर रह गए थे। उन्होंने अपने पुत्र को खुद से अलग किया था, इस बात का एहसास उन्हें भी था। वो भी दुखी थे सब की तरह। वो भी अपने सबसे फरमाबरदार पोते के बिना आज नाश्ता करते हुए खालीपन महसूस कर रहे थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि यहाँ हर कोई उन्हें गुनहगार समझ रहा है। लेकिन अब बहुत हो चुका था। शायद मुकर्रश के अलावा उनकी फीलिंग्स को और कोई समझ नहीं सकता था। वो उसके सामने आते हुए अनाया का हाथ थामकर उसे अपने करीब कर गए। अनाया, अपने शोहर को बताओ कि अब तक तुम इस आदमी के डर से सो नहीं पाती हो। उसके खौफ की वजह उसे बताओ कि इस रात उस अंधेरे में तुमने कैसा महसूस किया था। उसे बताओ कि तुम हर चीज़ भुलाकर आगे बढ़ चुकी हो। अगर हाँ, तुम अभी और इस वक्त मुकर्रम को माफ़ करते हैं और ज़रावर वो वापस इस घर में लाए गए, क्या तुम उस शख्स पर पहले की तरह एतबार करके उसे वो मकाम दे सकती हो जो कभी उस शख्स ने तुम्हारे दिल ने अपने लिए बनाया था? वो मुकर्रम की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो अनाया ने एक खौफजदा सी नज़र उसके चेहरे पर देखा और फिर नज़र झुकाकर नफ़ी में सर हिला गई। उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। ना तो वो अंधेरा उसे भूलता था, और ना ही उस नशे की वजह से उसके दिमाग पर हुआ वो ख़तरनाक असर अपने ही चीखें अब तक अपने कानों में सुनाई देती थी। रातों को उठ उठ कर बैठी जाती थी। हाँ, ये सब कुछ किसी के लिए भी नॉर्मल हो सकता, लेकिन एक 13 साल की लड़की जो अभी तक रोशनियों में जी रही थी, उस एक अंधेरे कमरे में गुजरी एक रात ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। बेशक मुकर्रम उसका गुनहगार है, और उसका गुनाह ज़रावर से कहीं बड़ा था, लेकिन मुकर्रम की वजह से
ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوئی تھی جس کی سزا انہوں نے اسے دی تھی، اور ایسی ایک غلطی زراور نے بھی کی تھی۔ اسی طرح زرشے کی زندگی بھی برباد ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اپنے ایک پوتے کو سزا دی تھی کہ وہ اب تک انایا کو اس سے خوفزدہ دیکھ رہے تھے۔ وہ کیسے اپنے دوسرے پوتے کو غلطی کرنے کی اجازت دے سکتے تھے؟ انایا کا ان سب چیزیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انایا کو یوں سر جھکا کر خوفزدہ دیکھ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تانگ کر گیا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہا تھا اور سب لوگوں کو احساس تھا، لیکن اس سے اندازہ نہ تھا کہ دادا جان ان سب چیزوں کو انایا کے ساتھ جوڑ دے گی۔ جس دن انایا نے مکرم کو معاف کر دیا نا شناور شاہ، اس دن میں خود اپنے پوتے کو واپس لے آؤں گا۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے بلکہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ مکرم وہی کرسی پر بیٹھا شرمندگی کی آخری انتہا پر تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا امریش، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ انایا تمہارے بلانے پر کہیں پر بھی آ جائے گی، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے سمجھانے سے اسے کوئی بھی فرق پڑے گا؟ نہیں، وہ سمجھانے کی چیزوں سے نکل چکی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، اور اب یہ بات اس کے دماغ سے کبھی نہیں نکلے گی۔ وہ کبھی اس بات کو نہیں بھلا پائے گی۔ اس کے بچپن میں جو حرکت میں نے اس کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد اس کا مجھے معاف کرنا ناممکن ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ امریش جیسے اس کی کوئی بھی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھانا چاہتی اس بات کو ہی تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ وہ بار بار اس کی وہی ساری پرانی باتیں سن کر اب اسے ان سب باتوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ مکرم کی تو جیسے سوچ پوری طرح سے بدل چکی تھی، اپنے پچھتاؤ میں اس حد تک گہرا ہوا تھا کہ وہ اس کی بات کو سوچنا بھی اپنے لیے اذیت سمجھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، انایا سے معافی مانگنے کی، اسے زندگی کی طرف واپس لانے کی، لیکن شاید وہ اس کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے آج ہی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ان دونوں کی وجہ سے اب تک انایا ایک ہی جگہ پر رکی ہوئی ہے۔ وہ دونوں خوش تھے، اس نے اپنی من چاہی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر چکا تھا۔ لیکن انایا کے دماغ سے اب تک وہ سب کچھ نکلا ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس رات کی قید میں تھی جو اس نے اس کمرے میں گزاری تھی۔ وہ نشہ اب تک اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا جو مکرم نے اسے اس وقت دیا تھا۔ اس کی نیت صرف اور صرف انایا کو اپنی بات منانے کی تھی، لیکن انایا کے دماغ نے اس رات کو پوری طرح سے اپنے اوپر اثر انداز کر لیا تھا، اور اس کی وجہ وہ نشہ تھا جو وہ صرف ایک نارمل دوائی سمجھی ہوئی تھی، جو بعد میں اسے پتہ چلا تھا کہ یہ نشہ خطرناک سے خطرناک مجرم کو جرم قبول کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا کسی کو سزا سے بچانے کی، یا اکثر بے گناہ لوگوں کو یہ نشہ دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی الزام اپنے سر پر لے لیں، اور اس سے وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ یہ نشہ ایک میڈیسن میں ڈال کر دیا جاتا تھا، اور اس وقت یہ نشہ پاکستان میں تو کیا دیگر کئی ممالک میں پوری طرح سے بین کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ نشہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مکرم اکثر سوچتا تھا کہ اس نے انایا کو صرف ایک کمرے کی حد تک رکھا تھا، اور اس کے بعد جیسا کہ اس کے ڈاکٹر دوست نے اس سے کہا تھا کہ اس انسان کو ایک کمرے میں بند کر دینا، اور اس نے اسے اس کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ تقریباً 4 چاند گھنٹے اس کمرے میں رہی تھی، اور ان چند گھنٹوں میں انایا کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ صرف 13 سال کی تھی کہ اس کا ذہن بالکل ویسا ہی تھا جیسے ایک 13 سال کی بچی کا ہوتا ہے۔ انایا کو اس بند کمرے میں اپنی ہی چیخیں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی چیخوں سے خوفزدہ ہو کر اور زیادہ چیخ رہی تھی۔ وہ کمرہ بیسمنٹ تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز کسی نے بھی باہر تک نہ سنی، اور نہ ہی اس طرف کسی کا آنا جانا تھا۔ پہلے مکرم نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بند کر، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اسے لگا تھا کہ انایا شور مچائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس سٹور روم میں بند کر دی تھی، لیکن اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہ نشہ انایا کی زندگی پر اس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ شاید ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرتا۔ اب انایا کی حالت دیکھ کر وہ ہر پل پچھتا رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو انایا کا مجرم تصور کر رہا تھا۔ وہ اس سے اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں ہے؟ وہ سمجھ چکا تھا یہ سب کچھ صرف ایک سوچ کے تحت ہو رہا ہے۔ اب انایا اس کو اپنی زندگی کا ولن سمجھ چکی ہے۔ وہ اسے اپنا دشمن سمجھتی تھی، اور اب کبھی بھی یہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکل سکتی تھی، اور نہ ہی مکرم اس حوالے سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور یہی بات وہ امریش کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اسے مسلسل انایا سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے آتے ہی انایا بری طرح سے کانپنے لگی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد انایا نے جو کچھ برداشت کیا تھا وہ کام تو نہیں تھا کہ وہ اسے ایک بار پھر سے اذیت میں گھسیٹے، لیکن پھر بھی امریش ایک ہی بات بار بار کر رہی تھی، اور اب وہ مزید اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی بات کو مان چکا تھا، لیکن ایک بات پھر بھی واضح تھی کہ انایا کبھی بھی ان دونوں کے کہنے پر کہیں باہر ملنے کے لیے نہیں آ سکتی تھی، اور اب تو شناور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا وہ اسے ان دونوں سے ملنے کی اجازت دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کا محافظ تھا،
वो भी उसे उसके सामने आकर वापस अंधेरे में ले जाने के बारे में नहीं सोच सकता था। वो पर्पल कलर की खूबसूरत सी फिराक पहनकर हल्की सी तैयारी कर थी, क्योंकि जरावर ने कहा था कि वो दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। फिलहाल वो मुकर्रर से बात करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसके आने से पहले पहले तैयार हो जाना चाहती थी, ताकि फिर उसे रोकने का कोई बहाना ना मिले, वरना कल से लेकर अब तक वो मुसलसल उसके हिसार में कैद थी और वो उसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। एक तो यहाँ आने के बाद उसका रोमांटिक मूड ऐसा ऑन हुआ था जो ऑफ होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे कभी नहीं लगता था कि जरावर जैसा शख्स इतना रोमांटिक हो सकता है। और फिर बार बार वो जिस तरह उसे अपनी मोहब्बत उस पर निछावर करते हुए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, वो खुद को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कर रही थी। वो अपने आप को अनमोल समझने लगी थी। इसकी मोहब्बत ने उसे अनमोल बना दिया था। जी जाने मन, आप तैयार हैं? उसने कमरे में कदम रखा तो जरशे ने जल्दी से अपना दुपट्टा बेड से उठाया और साथ ही कमरे से बाहर निकलने का इरादा था। लेकिन जरावर ऐसा होने दे, ये तो मुमकिन ही न था। वो फौरन ही उसकी बाहों के कैद में आ चुकी थी। बड़ी जल्दी है, सुनियो, जरा दीदारे यार तो करने दो, मुझे देखने तो दो कि कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बाद से बचाए। वो कहते हुए उसके लबों पर झुकने लगा था जब अचानक जरशे ने उसका इरादा जानकर उसके लबों पर अपना हाथ जमाया। अल्लाह पाक नजर बाद से बचाए और आपसे भी बचाए। अभी तैयार हुई हूँ मैं, खबरदार जो आपने अपना ये रोमांटिक मूड दोबारा ऑन किया, हर वक्त छोरों जैसी हरकतें करने लगे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ऐसे हैं, अगर पता होता तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। वो उसे घूरते हुए बोल रही थी, जबकि उसकी कमर में उसका हाथ काफ़ी सख्त से हैल था। वो उसे अपने मज़ीद करीब कर रहा था, उसकी सांसों की महक को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। अच्छा जी, तो ये बात है, लेकिन जानू आप शादी के लिए तो वैसे भी तैयार नहीं थी। शादी तो मैंने की है आपकी मर्ज़ी के खिलाफ, ज़बरदस्ती। और फिर अगर मैं शादी ज़बरदस्ती कर सकता हूँ तो फिर आप इस देव की कैद में आप सारी ज़िंदगी आ चुकी हैं। आप तो सब कुछ करने का हक रखता हूँ मैं। वो उसे दीवार से लगाता उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों की पूरों को लम्हा छोड़ने लगा। जरशे के सारे जिस्म में सनसनाहट सी होने लगी थी। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो उसके बात से बाहर था। अपनी गर्दन पर उसके मूंछों की चुभन महसूस करती वो आंखें बंद कर गई थी, जब अचानक ही उन्हें नीचे से आवाज़ें आना शुरू हुई। अनाया, उसे नीचे से अनाया की आवाज़ आ रही थी। फिर अगले ही लम्हे उसका हिसार तोड़कर नीचे की जाने भागी थी। वो भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे ही आने लगा था। वो भागते हुए उसके गले से लगी थी, जबकि वो भी उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जबकि आपस में इन दोनों की नाराज़गी चल रही थी, क्योंकि आते हुए रास्ते में एक बार फिर से उनकी लड़ाई हो गई थी। वो दोनों पहले फार्म हाउस में आए हुए थे, जबकि शनावर का कहना था कि वो जो रास्ता बता रही है वो सही नहीं है। वो अनाया का कहना था कि वो पहले इसी रास्ते से आए थे और वो बिल्कुल सही रास्ता बता रही है। वो पहले दादा जान और जरावर के साथ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आ चुकी है। लेकिन शनावर ना सिर्फ अपनी बात पर डटा रहा, जबकि रास्ता भी चेंज कर दिया और फिर उसे यहाँ पहुँचा दिया। उससे पहले तो अंदाज़ा नहीं था कि ये दोनों रास्ते फार्म हाउस तक जाते हैं, लेकिन बाद में उसे पता चल गया था, जिस पर उसने उससे अच्छी खासी लड़ाई की थी। लेकिन शनावर ने उसे बताया नहीं था कि उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए उसने जानबूझकर लंबा रास्ता लिया, इसलिए अब तक उनकी नाराज़गी बरकरार थी। वो तो जरावर से मिलकर उससे बातों ही बातों में लड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि उसने उसकी कमज़ोरी दादा जान के हाथों में पकड़ा रही थी। लेकिन जरावर ने उसकी किसी बात का बुरा नहीं माना था, बल्कि उसकी लानतें और गालियाँ उसे सुनाता रहा। ये तुम लोग दिन के 12:30 बजे नाश्ता लेकर आए हो, मेरे ख्याल में ये तो खाने का वक्त होता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग नाश्ता लेकर बहुत जल्दी कर दें? नाश्ता खोलते हुए वो उसे देखकर कहने लगा, आंख देर से खुलती, वरना हम तो वक्त पर ही आने वाले से। मैंने मुलाजमा को रात ही कह दिया था कि खाना तैयार है। शनावर ने थोड़ा सा भी शर्मिंदगी के साथ वजाहत कर दी थी। क्यों, रात को बहुत मसरूफ थे क्या? उसने आंख दबाकर बहुत कम आवाज़ में कहा था। उससे इस जुमानी बात पर शनावर ने कहका लगाया, हाँ मैं बहुत मसरूफ था, सारी रात किसी को गार्ड तरह उनकी चॉकलेट की हिफाजत करता रहा हूँ जो इन मैडम ने बुरी तरह से पकड़ रखी। मुझे डर था कि कहीं कोई उनकी नींद का फ़ायदा उठाकर उनकी चॉकलेट ना खा जाए, लेकिन ये खुद ही बहुत कमाल की गार्ड है। ऐसी पकड़ रखती ना उसने अपनी चॉकलेट पर के मजाल है बंदा निकाल ले। सोते हुए भी क्या हिफाजत करते हैं अपनी चॉकलेट की, न जाने किस खोते ने उसे वो चॉकलेट दी थी। उसने जरावर के साथ अपना दुख बांटते हुए बताया, जिस पर जरावर का ना रुकने वाला कहका स्टार्ट हो गया। वो खोता मैं हूँ यार, मैंने तो सिर्फ कसम दी थी कि एक से ज़्यादा ना खाए, ज़्यादा मीठा उसके लिए अच्छा नहीं है। मुझे थोड़ी पता था, मैंने उसको 5 चॉकलेट दी थी
اور 4 اس نے رات کو ہی کھا لی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ایک صبح کھا لے گی، لیکن مجھے ہرگز انداز نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرنے والی ہے۔ زراور نے ہنستے ہوئے کہا تھا جبکہ شناور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی قسم کی وجہ سے وہ چاکلیٹ صبح تک زندہ و سلامت تھی، اور پھر اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں شناور چاکلیٹ کھا نہ لے، اس لیے اس نے ساری رات اسے ہاتھ میں پکڑے رکھا تھا۔ زراور اس کی شادی کیوں کروائے گی؟ اسے سچ میں خوابوں کی دنیا میں کوئی چاکلیٹ کا جزیرہ خریدنے کے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ شناور خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرتے ہوئے بولا، جبکہ زراور نے اس کے دکھ پر اس کے گندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے دلاسا دیا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔